नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड MPSE 001 के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी उसके भाग 2 पर आपके साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले MPSE 001 के भाग 1 में हमने 5 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस किया था। आशा है आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी और वो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लो, ताकि पांचों क्वेश्चनों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आप अपने आंसर अच्छे से लिख सकें। आज जो हमारा छठा क्वेश्चन होगा और इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन ये है कि भारत आसियान संबंधों की चर्चा कीजिए, यानी कि भारत आसियान संबंधों का वर्णन कीजिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये और इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इससे पहले इस क्वेश्चन के आंसर पर हम आगे बढ़ें, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये आसियान है क्या। वैसे तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ अपनी तरफ से। तो देखो, आसियान एक ग्रुप है और ये ग्रुप है जो ये साउथ ईस्ट एशियाई देशों का है, यानी कि आसियान की जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक समूह है आसियान। तो आसियान की अगर आप वर्ल्ड के मैप में लोकेशन देखोगे तो वर्ल्ड के मैप में जो हमारा एशिया वाला हिस्सा है उसके साउथ ईस्ट में इसके सारे देश होंगे। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1967 में। तो 1967 में आसियान बना बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके, यानी कि बैंकॉक डिक्लेरेशन पर साइन हुए और उसके बाद एक ग्रुप अस्तित्व में आया और उस ग्रुप का नाम था आसियान। तो आसियान कब बना? 1967 में। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? साउथ ईस्ट एशिया में। तो साउथ ईस्ट एशिया में इसकी लोकेशन होने की वजह से इसका नाम जो पड़ा वो आसियान पड़ा, जहाँ हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, वहीं इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। टोटल इसमें शुरुआत में 5 देश थे जब ये संगठन बना था, और वो 5 देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने मिलकर इस संगठन का निर्माण किया था। बाद में इसमें 5 देश और शामिल हुए, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई दारुसलाविया और म्यांमार। इस प्रकार से ये संगठन 10 देशों का बन गया। तो आसियान का एक ब्रीफ इंट्रो ये हुआ कि आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में हुई। आसियान में फाउंडर कंट्रियाँ कितनी थी? 5 थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में 5 कंट्रियाँ और इसमें शामिल हुई, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई दारुसलाविया और म्यांमार। तो ये 10 देशों का इस तरीके से एक ग्रुप बन गया। आसियान की वर्ल्ड के मैप में लोकेशन कहाँ मिलेगी आपको? तो आप जब एशिया वाला नक्शा देखोगे तो उसमें साउथ ईस्ट में सारे देश होंगे, या फिर मैं ये कहूँ कि अगर आप वर्ल्ड के मैप में जब इंडिया की लोकेशन देखोगे तो इंडिया के जो ईस्ट की तरफ आप जाओगे तो ये सारे देश आपको मिल जाएंगे, यानी कि भारत के पूर्वी हिस्से में हैं ये सारे के सारे देश। अब हम बात करते हैं कि भारत और आसियान के संबंध। तो आसियान के साथ संबंधों की जब आप बात करोगे तो इन सभी 10 देशों के साथ संबंधों की आप चर्चा करोगे। तो भारत आसियान के संबंधों में कई आदान प्रदान हुए हैं और बहुत सारे सहयोग पर ये संबंध आधारित हैं। इन संबंधों का विकास इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और डिप्लोमेसी सबसे जुड़ा हुआ है। भारत और आसियान के बीच में जो औपचारिक संबंध हैं वो 1992 के बाद से शुरू हुए हैं और अब हम इन संबंधों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भारत और आसियान संबंधों का हम हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड देख लेते हैं, यानी कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध देख लेते हैं। तो जब आप भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की बात करोगे तो संस्कृति और इतिहास से इनका जुड़ाव प्राचीन काल से रहा है। अगर आप चोल वंश का इतिहास पढ़ोगे ना तो वहाँ से इनका जो जुड़ाव है शुरू हो रहा है। हालांकि उससे पहले से भी इनका जुड़ाव है, बट चोल राजा राजेंद्र चोल ने श्री विजय पर आक्रमण जब किया था तो वहाँ पर इस जो सुमात्रा क्षेत्र था उसके द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। तो इससे पता चलता है कि भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं इनका संबंध ऐतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है और सांस्कृतिक रूप से इनका जो जुड़ाव है वो बहुत मजबूत है। जहाँ इन सभी देशों में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म का प्रचलन है। इसके साथ साथ भारतीय व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर यहाँ पर संस्कृति, कला, व्यापार और भाषा का प्रचार प्रसार किया है। तो जब आप भारत और आसियान के संबंध का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हो तो ये बहुत ही पुराना है, जहाँ बड़े पैमाने पर प्राचीन काल से ही इन क्षेत्रों में भारतीय व्यापारियों का आना जाना रहा है। और आपको पता है जब व्यापारी व्यापार करने जाते हैं
तो अपने साथ बहुत सारे विचार लेकर भी जाते हैं और वहाँ से बहुत सारे विचारों को लेकर भी आते हैं। तो व्यापार के माध्यम से विभिन्न प्रकार की संस्कृति, विभिन्न प्रकार की कलाएं, विभिन्न प्रकार की भाषा और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। और इसके साथ साथ जो धार्मिक गतिविधियां हैं, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का जो प्रचलन है वो यहाँ पर दोनों ही क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हुआ है। अगर आप कंबोडिया के अंगरकोर वाट की बात करोगे या इंडोनेशिया में बोरोबुदुर की बात करोगे तो ये दो स्थान तो ऐसे हैं जहाँ पर आपको भारतीय संस्कृति का प्रभाव बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं भारत और आसियान के बीच में आर्थिक सहयोग क्या है। तो भारत और आसियान के देशों के बीच में एफटीए पर साइन हुआ है। एफटीए का मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता। ये समझौता 2010 में लागू हुआ। इसके तहत व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के शुल्क में छूट दी जाती है, यानी कि जिन भी दो देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो वो दोनों देश थोड़ा सा क्या करते हैं, जो टैक्स वगैरह होता है जो उस पर सब्सिडी देते हैं, उस टैरिफ में क्या देते हैं, थोड़ी सी राहत देते हैं। अगर 20% टैक्स लग रहा है तो उसे 15% कर देंगे, इस तरीके से। तो भारत और आसियान के बीच में एफटीए 2010 में लागू हुआ है। इससे पता चलता है कि दोनों देश, दोनों ही मतलब भारत और आसियान जो पूरा ग्रुप है, ये एक दूसरे को आर्थिक सहयोग देने की बात कर रहा है। भारत की बात करें तो आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, यानी कि भारत जो टोटल जितनी भी ट्रेड करता है उसमें आसियान के साथ जो ट्रेड कर रहा है वो चौथे नंबर पर आती है। 2023-24 की बात करोगे तो दोनों देशों के बीच का व्यापार लगभग $100 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। भारतीय कंपनियों ने आसियान देशों में बहुत सारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है और फार्मास्यूटिकल्स में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो इससे पता चलता है कि भारत का आसियान के साथ आर्थिक संबंध कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जहां आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हो गया। $100 बिलियन तक हम 2023-24 में व्यापार को पहुंचा चुके हैं और भारत की जो कंपनियां हैं वो आसियान में बड़े पैमाने पर जाकर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अब हम सुरक्षा की बात करते हैं। तो भारत ने आसियान के साथ संबंध बनाने की जो शुरुआत की थी वो लुक ईस्ट पॉलिसी से करी थी 1991 में। तो लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब था पूरब की ओर देखो, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको आसियान की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। तो आसियान की लोकेशन अगर आप भारत का नक्शा देखोगे तो इसके कहाँ पर है, ये ईस्ट में रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने कौन सी नीति चलाई, लुक ईस्ट की नीति। हालांकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लुक ईस्ट का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी रख दिया गया है और इसके तहत सहयोग को और भी ज़्यादा मजबूत करने की बात की गई है। यह नीति आसियान के साथ भारत के संबंधों को और ज़्यादा गहरा करती है। दोनों देशों के बीच में सैनिक सहयोग भी बढ़ावा मिला है, मिलिट्री सहयोग भी बढ़ावा मिला है। आज भारत और आसियान समुद्री सुरक्षा में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी सहयोग कर रहे हैं। भारत ने आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस में भी अपनी भागीदारी प्रदर्शित की है, जिससे पता चलता है कि भारत और आसियान के संबंध कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम सामाजिक संबंधों की बात करते हैं और शैक्षणिक सहयोग की बात करते हैं। तो अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में देखोगे तो भारत ने आसियान देशों को बहुत सारी तकनीकी प्रशिक्षण और अध्ययन के अवसर प्रदान किए हैं, जहां ITEC यानी कि इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के तहत बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन हुए हैं उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। छात्रों और युवाओं को लगातार सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। भविष्य की बात करें तो भारत और आसियान ने कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया है, जहां डिजिटल कनेक्टिविटी को और भी मजबूत करने की योजना बनाई गई है, जहां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेज गति से हो रहा है भारत और आसियान के बीच में। जलवायु परिवर्तन पर भारत आसियान के साथ लगातार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जहां जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए दोनों ही लोग अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं। अगर आप 2018 की बात करोगे तो 2018 में आसियान के 10 देश के जो नेता थे उनकी बैठक नई दिल्ली में हुई थी, जिससे पता चलता है कि भारत और आसियान के जो संबंध हैं वो कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इंडो पैसिफिक एरिया में दोनों पक्ष इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आसियान इंडिया विजन स्टेटमेंट 2025 पर भी काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप भारत आसियान के संबंधों की बात करोगे तो भारत और आसियान के संबंध आर्थिक स्तर पर भी मजबूत हैं, सांस्कृतिक स्तर पर भी मजबूत हैं और रणनीतिक स्तर पर भी आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि आसियान के कुछ देश हैं जैसे मलेशिया है, जो कि संबंधों में तनाव का कारण बनता है, क्योंकि मलेशिया जो है वो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है, जिसकी वजह से भारत और मलेशिया के जो संबंध है वो तनावपूर्ण रहते हैं। लेकिन अगर आप इंडोनेशिया से बात करोगे और सिंगापुर की बात करोगे तो बहुत ही अच्छे संबंध है, थाईलैंड से बहुत ही अच्छे संबंध है, वियतनाम कंबोडिया से भी बहुत ही अच्छे संबंध हैं। और अभी आपको पता ही होगा कि इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे इस बार चीफ गेस्ट भी थे, जो हमारा गणतंत्र दिवस था। तो इससे पता चलता है कि भाई भारत और आसियान के जो संबंध है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं और आज भी बहुत मजबूत हैं। तो मैं ये आशा करता हूँ कि अगर भारत और आसियान के संबंध पेपर में आए
तो आप डेफिनेटली कर दोगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है कि भारत और अफ्रीका के संबंधों का वर्णन कीजिए। बहुत बार आया भाई ये क्वेश्चन, भारत और अफ्रीका के संबंध। तो भारत और अफ्रीका के अगर आप संबंधों की बात करोगे तो इन संबंधों का भी अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, हजारों हजार साल पुराने रहे हैं भारत और अफ्रीका के संबंध। सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं, आर्थिक संबंध भी रहे हैं और रणनीतिक संबंध भी रहे हैं। देखो, जब भी किसी भी देश के साथ हमारे संबंध आए तो ध्यान रखना आपको ऐतिहासिक ऐसी हेडिंग बनानी है, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, रणनीतिक या फिर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो और उसमें ना फैक्ट्स लिखोगे आपको तो नंबर बहुत मिलेंगे। कहने वाली बात है कि इग्नू में नंबर नहीं मिलते, इग्नू में खूब नंबर मिलते हैं अगर हम आंसर राइटिंग अच्छे से करें तो भारत और अफ्रीका के अगर आप संबंधों की बात करोगे तो इसका अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हजारों हजार साल पुराने इतिहास देखोगे जब आप, तो भारत और अफ्रीका के संबंध वहाँ से दिखाई देंगे। इन संबंधों की जड़ें प्राचीन व्यापार और सांस्कृतिक संपर्कों में स्थित हैं और आज के समय में भारत और अफ्रीका के संबंध और भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो अगर आप भारत अफ्रीका के बीच में देखोगे तो प्राचीन समय में बड़े पैमाने पर व्यापारिक संपर्क थे। तो भारत और अफ्रीका के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध प्राचीन समय से ही हैं। भारत के जो व्यापारी थे वो अफ्रीका के पूर्वी तट पर, यानी कि अफ्रीका का जो ईस्ट वाला एरिया था वहाँ पर व्यापार करते थे। बड़े पैमाने पर मसाले, कपड़े और गहनों का आदान प्रदान किया जाता था। एशिया और अफ्रीका के बीच में बड़े पैमाने पर समुद्री व्यापार भी होता था, जिससे पता चलता है कि भारत और अफ्रीका के जो संबंध हैं वो कोई आज के नहीं है, बल्कि ये हजारों साल पुराने हैं। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश टाइम पीरियड की। तो जब ब्रिटिश टाइम पीरियड था, औपनिवेशिक काल था, तो इस समय पर भारतीय श्रमिकों को अफ्रीका में ले जाया गया था। तो भारत से बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो है वो अफ्रीका में बसाए गए थे। वहाँ पर उनसे बागानों में काम करवाया जाता था, खासतौर पर केनिया में, दक्षिण अफ्रीका में रेलवे निर्माण के कार्यों के लिए, कृषि कार्यों के लिए वहाँ मजदूरों की जरूरत थी और यहाँ से भारत से बहुत सारे मजदूरों को वहाँ ले जाया गया था, जिसकी वजह से दोनों के बीच अफ्रीका और भारत के बीच में सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान बहुत ज़्यादा हुआ। तो अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे तो व्यापार गतिविधियों ने भारत और अफ्रीका के संबंधों को बढ़ाया। ब्रिटिश टाइम पीरियड पर बड़े पैमाने पर भारत से मजदूरों को ले जाया गया और अफ्रीका में बसाया गया, जहाँ रेलवे निर्माण कार्य के लिए काम की जरूरत थी, तो वहीं बागानों में काम करवाने के लिए भी जरूरत थी। महात्मा गांधी के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह के आंदोलन की शुरुआत करी। यह आंदोलन भारत और अफ्रीका को उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में एकजुट करने का प्रतीक बना। और आगे भी आपको पता है, जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में रंगभेद की नीति का विरोध कर रहे थे तो भारत ने पूर्ण रूप से उन्हें सहयोग किया था। तो इस तरीके से आप फैक्ट जरूर लिखिएगा। ये तो बात हो गई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की भारत और अफ्रीका के। अब हम बात करते हैं आर्थिक संबंधों की। तो बड़े पैमाने पर भारत ने अफ्रीकी देशों में इन्वेस्टमेंट किया है। भारत और अफ्रीका के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट हुए हैं, यानी कि द्विपक्षीय समझौते हुए हैं। द्विपक्षीय मतलब जिसमें दो देश मिलकर व्यापार करते हों। भारत अफ्रीका के अलग अलग देशों के साथ अलग अलग जो है MOU पर साइन कर रहा है। वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को अपने देश में इंपोर्ट कर रहा है, जैसे तेल, गैस, खनिज। जबकि अफ्रीका भारत से दवाएं मंगाता है, इंजीनियरिंग उत्पाद मंगाता है और टेक्नोलॉजी खरीदता है। यानी कि हम अफ्रीकी देशों से वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज खरीदते हैं, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज इंपोर्ट करते हैं। जबकि अफ्रीका भारत से दवाओं का इंपोर्ट करता है, इंजीनियरिंग उत्पाद को इंपोर्ट करता है, टेक्नोलॉजी खरीदता है। अगर आप व्यापारिक आंकड़े देखोगे ना तो 2024-25 में भारत अफ्रीका का व्यापार लगभग $90 बिलियन के आसपास पहुँच चुका है। इसके अलावा भारतीय निवेश, भारत की बहुत सारी कंपनियों ने अफ्रीकी देशों में एनर्जी के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, माइनिंग एरिया में इन्वेस्टमेंट किया है। भारतीय कंपनियों ने अफ्रीका में सोलर पैनल, सोलर एनर्जी को लगाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट किया है और बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भी भारतीय व्यापारियों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में पैन अफ्रीकी ई नेटवर्क चल रहा है। भारत ने अफ्रीका के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की है और 48 अफ्रीका के जो देश हैं वो स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में इस माध्यम से जुड़े हैं। इसी प्रकार से अगर आप भारत और अफ्रीका के राजनीतिक सहयोग की बात करोगे तो आपको पता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उसमें भारत और अफ्रीका दोनों ही संस्थापक सदस्य रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि शीत युद्ध के दौरान या फिर मैं कहूँ दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी अफ्रीकी देशों के साथ भारत की कनेक्टिविटी लगातार रही है। जहाँ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौरान जो संस्थापक देश थे और जब पहली बेलग्रेड में सम्मेलन हुआ था, जब 25 देश शामिल हुए थे, तो उसमें बहुत सारे अफ्रीकी देश ही थे। UNO में सहयोग की बात करें तो भारत और अफ्रीकी देश जो हैं वो UNO में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में एक दूसरे के साथ लगातार दिखाई देते हैं। इंडिया अफ्रीका फॉर्म समिट भी होती है, IAFS। इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत 2008 में हुई थी और IAFS का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था
कि भारत और अफ्रीका दोनों पक्ष ऊर्जा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देंगे। विकास और सहायता की बात करें तो भारत लगातार अफ्रीकी देशों को वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ में, वहाँ की एजुकेशन फैसिलिटी के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज भी प्रदान करता है और बहुत सारी वहाँ पर जो है परियोजनाएं भी शुरू करी हैं। हजारों अफ्रीकी पेशेवर को वहाँ पर ट्रेनिंग भी देता है भारत। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करो तो भारत से बहुत सारी दवाएं, बहुत सारे चिकित्सा उपकरण अफ्रीकी स्वास्थ्य क्षेत्र में दिए जाते हैं। सस्ती दवाएं और वैक्सीन भी वहाँ उपलब्ध करवाई जाती है। भारत ने अफ्रीकी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप जैसे अवसर भी दिए हैं, जिससे जो है ह्यूमन डेवलपमेंट को वहाँ बढ़ावा मिला है। सुरक्षा और रणनीति के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो समुद्री सुरक्षा के मामले में भारत और अफ्रीका ने समुद्री डकैती को कम करने के लिए, मानव तस्करी को कम करने के लिए और आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई है। भारत की जो नेवी है वो अफ्रीकी तटीय एरियो में सुरक्षा अभियान का संचालन भी करती है। कई देशों के साथ हमारे इस प्रकार से के संबंध हैं। भारत और अफ्रीका में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भी दोनों पक्ष एक दूसरे को सहयोग करते हैं। भारतीय नौसेना ने अफ्रीका के तटों पर समुद्री डकैती और मानव तस्करी जैसी गतिविधियों को रोकने में मदद की है। मेक इन इंडिया और अफ्रीका, तो भारत अफ्रीकी देशों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वहाँ के कमर्शियल क्षेत्र में और डिफेंस के एरिया में लगातार सहायता प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से भारत और अफ्रीका के संबंध अगर आप देखो तो उनका एक ज़बरदस्त हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, लगातार सांस्कृतिक संबंधों का आदान प्रदान रहा है। महात्मा गांधी से लेकर वर्तमान तक लगातार इन संबंधों में सकारात्मक दिशा देखी गई है। जहां भारत ने बड़े पैमाने पर अफ्रीकी देशों में इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से भारत जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का इंपोर्ट करता है, जबकि दवाएं और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं उनका एक्सपोर्ट करता है। तो इस प्रकार से अगर भारत और अफ्रीका के संबंध आते हैं तो आप लिख सकते हैं ये निष्कर्ष है। अगला क्वेश्चन हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि चीन के प्रति भारत की विदेश नीति का वर्णन कीजिए। देखो 2 क्वेश्चन आते हैं चीन से भाई। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन रखा है, दूसरा क्वेश्चन मैं ये मान के चल रहा हूँ आप कर ही दोगे, क्योंकि अगर आता है भारत और चीन के संबंध तो फिर आपको वो 1962 वाला भारत चीन युद्ध बताना है, ठीक है, और उसके बाद संबंधों में किस प्रकार से बदलाव आया ये बताना है। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन ये जानबूझ के रखा है कि अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो फिर हमें करने में दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए चीन के प्रति भारत की हम विदेश नीति को कर रहे हैं। अगर भारत चीन संबंध आएगा तो वो ईजी कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो आप कर दोगे। फिर भी अगर बाद में टाइम मिला तो मैं देख लूँगा उस क्वेश्चन को, बट फिलहाल के लिए भारत और चीन के प्रति विदेश नीति देखो। तो देखो किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है वो बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होती है, ये बात हमें पता है। तो इसी प्रकार से भारत और चीन के जो संबंध हैं वो हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बदलते रहे, क्योंकि हर एक प्रधानमंत्री के सोचने का तरीका अलग होता है, उनका व्यू अलग होता है, उन नज़रिया दृष्टिकोण होता है, पार्टी की विचारधाराएं अलग तरीके से होती हैं। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर सिचुएशन भी हर बार अलग होती है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय इंटरनेशनल जो सिचुएशन थी वो अलग थी, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ अलग थीं। इंदिरा गांधी जी के समय पर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ अलग थी, अटल बिहारी जी के समय पर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ अलग थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ अलग थी, और मोदी जी के समय पर भी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ अलग हैं। तो हर एक देश, हर एक प्रधानमंत्री के समय पर जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ हैं वो अलग थीं। इसी वजह से हर बार विदेश नीति में भी परिवर्तन आया है। तो भारत और चीन के साथ अगर आप संबंधों को समझोगे, भारत की चीन के प्रति विदेश नीति को जब आप समझोगे तो अलग अलग प्रधानमंत्रियों के शासनकाल में अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बनी हैं, अलग अलग देश के अंदर राष्ट्रीय परिस्थितियां बनी हैं। हर एक पार्टी का अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोण होता है और अलग अलग तरीके होते हैं डिप्लोमेसी के। इसी आधार पर अलग अलग प्रधानमंत्री के समय पर विदेश नीति भी बदलती रही है। सबसे पहले हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पर भारत और चीन के प्रति विदेश नीति को देखेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक भारत के न सिर्फ प्रधानमंत्री रहे बल्कि ये भारत के विदेश मंत्री भी थे। तो ऐसे में भारत की विदेश नीति सबसे ज़्यादा जो प्रभावित थी वो नेहरू जी से ही थी। नेहरू जी ने चीन के प्रति विदेश नीति में पंचशील के सिद्धांतों को महत्व दिया। पंचशील के ये 5 सिद्धांत थे जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करते थे, शांति स्थापना की बात करते थे। इन 5 सिद्धांतों में ऐसे सिद्धांत थे कि हम एक दूसरे देश की सीमा रेखा का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर यानी कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दोनों देश एक दूसरे की संस्कृति को सम्मान देंगे, दोनों देश व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे और युद्ध की जगह बातचीत को बढ़ावा देंगे। तो ऐसे 5 सिद्धांत थे जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के थे। 1950 में चीन ने तिब्बत पर जब कब्जा किया तो भारत ने उसे मौन रूप से स्वीकार किया, हालांकि लीगली स्वीकार नहीं किया था, और तिब्बत को लेकर ही दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गया। तनाव को कम करने के लिए 1954 में भारत ने चीन के साथ जो पंचशील थ्योरी थी इस पर साइन किए। भारत की तरफ से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन की तरफ से थे चाउ एन लाई, और 1954 में दोनों देशों के बीच में पंचशील थ्योरी पर साइन हुए।
ऐसे में भारत आश्वस्त हो गया कि चीन हम पर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि पंचशील थ्योरी ये कहती है भाई आक्रमण की जगह बातचीत पर हम चलेंगे। लेकिन 1962 में चीन ने पंचशील थ्योरी को मना कर दिया मानने से और भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से भारत को गंभीर नुकसान झेलना पड़ा। तो इस प्रकार से अगर नेहरू जी के समय चीन के प्रति हम विदेश नीति की बात करेंगे तो शुरुआत में विदेश नीति अच्छी थी, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जाते थे, इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप भी अच्छी थी, दोनों देश के नेता एक दूसरे देश की यात्रा भी करते थे, चाउ एन लाई और नेहरू जी के बीच में पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर भी हुए थे। लेकिन 1962 में चीन की स्थिति को भांप नहीं पाए नेहरू जी, जिसकी वजह से उनको लगातार सवालों में रखा भी जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का समय जो था वो बहुत ही कम समय के लिए भारत में प्रधानमंत्री बने थे, और जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे तो देश पाकिस्तान के साथ युद्ध में व्यस्त था। तो इस समय ज़्यादा कोई विदेश नीति प्रभावित नहीं हुई चीन से। हालांकि इन्होंने चीन को लेकर कोई भी पहल नहीं करी, जैसे संबंध चल रहे थे वैसे चले, और भारत ने तटस्थता रखी। तटस्थता का मतलब होता है आप कुछ भी करो, हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें नुकसान मत पहुँचाओ। फिर आया इंदिरा गांधी का कार्यकाल। इंदिरा गांधी की हम बात करें, आयरन लेडी ऑफ इंडिया बोलते हैं इन्हें। 1966 से 1977 तक इनका पहला कार्यकाल था। फिर 77 में पहली बार कांग्रेस हारी, फिर 80 से 84 तक फिर इनका शासनकाल था, और 84 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इतने लंबे समय पीरियड पर अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी ने विदेश नीति को बहुत तगड़े रूप से प्रभावित किया है, और इस दौरान बहुत सारे बोल्ड डिसीजन लिए गए और बहुत सारे चेंजेस भी आए। चीन के प्रति इनका जो रुख था वो बहुत ही सख्त था, रक्षात्मक था। 1964 में चीन परमाणु परीक्षण कर चुका था, तो उसके बाद से इंदिरा गांधी अपने देश में परमाणु परीक्षण के लिए चिंतित थी, और जब ये प्रधानमंत्री बनी तो इनके कार्यकाल में 1971 में चीन को टक्कर देने के लिए पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पोखरण में हुआ। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इंदिरा गांधी की जो चीन के प्रति नीति थी वो रक्षात्मक नीति थी, और हम कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना चाहते थे अपनी जो है सैन्य क्षमताओं में। 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ बांग्लादेश वाले मुद्दे को लेकर, तो चीन सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ समर्थित हो गया, चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। ऐसे में भारत चीन संबंध और खराब हो गए। इंदिरा गांधी ने सैनिक ताकत को बढ़ाने पर जोर दिया, और इस वजह से भी चीन के साथ भारत के संबंध खराब रहे, और लेकिन भारत और रूस के संबंध जो है वो मजबूत होते रहे, क्योंकि चीन जो पाकिस्तान है उसके साथ चीन और अमेरिका खड़ा था, तो हमें भी कोई एक सुपर पावर चाहिए थी जो हमारे पीछे भी हो, और ऐसे में हमें रूस का साथ मिला। तो इस प्रकार से अगर इंदिरा गांधी के समय पर भारत की विदेश नीति देखोगे चाइना के प्रति, तो ये बहुत सख्त थी और अपने देश की रक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास था, और चीन से किसी प्रकार के कोई भी संबंधों की शुरुआत नहीं हुई। संबंध वैसे के वैसे ही बने रहे। इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने ये सोचा कि भाई अब हम चीन के साथ संबंध नई दिशा में ले जाएंगे। इन्होंने चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास किया, और 1988 में ये खुद चीन की यात्रा पर गए। युद्ध के बाद कोई भी प्रधानमंत्री जो है वो चीन की यात्रा पर नहीं गया था। ये पहले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, जो स्वयं चीन गए और दोनों देशों के बीच संवाद को पुनः शुरू किया। ये भारत और चीन के बीच में संबंधों को सुधारने का पहला चरण था, जिसकी शुरुआत राजीव गांधी ने करी थी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सीमा विवाद को कम करने के लिए अपनी एक कमेटी बनाई, संयुक्त कार्यदल बनाने पर सहमत हुए कि सीमा विवाद को किसी भी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। हालांकि बात ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। आगे चलकर पीवी नरसिम्हा राव जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने 1991 से 1996 तक, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद ही प्रधानमंत्री बने थे, तो इस समय देश में बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म हुए थे। क्योंकि आप सभी को पता है 1991 में पूरी दुनिया में चेंज हुआ और सोवियत संघ का विघटन हो गया। भारत का जो गवर्नमेंट सेक्टर था, भारत अब उसमें चेंज करके उसे प्राइवेट सेक्टर की ओर ले जा रहा है, और इसके लिए भारत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपना रहा है, जिसमें अब भारत सभी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करेगा। तो ऐसे में चीन के साथ संबंधों को स्थापित करने पर जोर दिया गया। 1993 में दोनों देशों की सीमा शांति और सद्भाव बनाने का प्रयास किया गया ताकि संबंधों में सुधार हो सके। 1996 में चीन के राष्ट्रपति भारत आए और विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने 4 समझौते किए तथा दोनों देशों के बीच में विश्वास बहाली करने के भी उपाय पर भी चर्चा हुई। देखो, दो देशों के बीच में विश्वास जब भी हो सकता है अच्छे से जब दोनों देश के नेता एक दूसरे देश की यात्रा करें, दोनों देश एक दूसरे के प्रति अच्छे से जो है संवाद स्थापित करें, बातचीत होती रहे, और कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे विश्वास जो है बिगड़े। जैसे इस समय भारत और चीन के बीच में विश्वास क्यों बिगड़ रहा है? अगर सारी चीज़ें सही रहती है तो ये क्या करता है, अपनी सेना को घुसपैठ करवा देता है अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में, कभी पाकिस्तान को उकसा देगा, कभी नेपाल को उकसा देगा, तो जिसकी वजह से ना संबंध क्या रहते हैं, थोड़े से तनावपूर्ण रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में पहले कुछ दिनों के लिए पीएम बने, फिर चुनाव हुए 1999 में, फिर 2004 तक ही पीएम रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए चीन के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास किया, जहां उन्होंने 2003 में खुद वाजपेयी जी ने
तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने की घोषणा करी। बदले में चीन ने भी सिक्किम को भारत का हिस्सा मान लिया, क्योंकि चीन ना सिक्किम को भारत का हिस्सा मानता नहीं था। तो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा भाई तिब्बत क्या है, वो चीन का हिस्सा है, चलो हम मान लेते हैं। तो चीन ने भी कहा भाई चलो सिक्किम भारत का हिस्सा है, हम भी मान लेते हैं। लेकिन 1998 में, उससे पहले जब भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया था अपना दूसरा वाला, उसके बाद चीन ने भारत की आलोचना करी, क्योंकि चीन चाहता ही नहीं था कि भारत जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कर ले और एक न्यूक्लियर वाली पावर बन जाए। ऐसे में भारत और चीन के संबंध थोड़े से हल्के पड़ गए, क्योंकि चीन चाहता नहीं था कि हम परमाणु शक्ति संपन्न देश बन सकें, क्योंकि अगर हम परमाणु शक्ति संपन्न देश बनते हैं तो चीन के लिए उसके लिए सबसे ज़्यादा खतरा है। हालांकि चीन खुद भी परमाणु संपन्न है, लेकिन इससे बैलेंस बनता है, क्योंकि अगर दोनों देशों के पास हथियार होंगे तो कोई किसी पर अटैक करने से बचेगा। और अगर हमारे पास परमाणु बम नहीं ही होगा तो चीन हम पर एक तरफा कार्यवाही कर सकता है। हालांकि चीन हम शक्ति के मामले में हमसे कई गुना आगे है, बट हम फिर भी, हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, तो हम कहीं ना कहीं उसकी बराबरी करते हैं। सो डेट्स वाई जो बातचीत के माध्यम से बात चलती हैं, और अब युद्ध का दौर खत्म हो चुका है लगभग। आगे हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के अगर समय की बात करें, 2004 से लेकर 14 तक 10 साल का इनका कार्यकाल था। इन्होंने भी सहयोग को बढ़ावा दिया, लेकिन कंपटीशन रहा। आर्थिक संबंधों में तेजी आई, दोनों देशों के बीच में व्यापार बहुत तेज गति से बढ़ा इस समय, लेकिन सीमा विवाद चलता रहा, पाकिस्तान के मुद्दे पर तनाव चलता रहा। चीन की सैनिक ताकत बढ़ती रही और चीन भारत को चारों तरफ से लगातार घेरता रहा, जहां वो छोटे छोटे देशों को अपने कंट्रोल में कर रहा है। नरेंद्र मोदी 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बड़े जोर शोर से चीन के साथ संबंधों को स्थापित करने की बात करी, लेकिन 2017 के बाद से दोनों देशों के बीच में फिर से विवाद जो है वो बेकार हो रहा है। शुरू में मोदी सरकार ने चीन के साथ व्यापार और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बात करी, लेकिन अगर आप 2017 में जब डोकलाम विवाद हुआ, 2020 में जब गलवान घाटी संघर्ष हुआ था जिसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए थे चीन के, और हमारे बहुत सारे जो सैनिक वो शहीद हुए थे, तो उस समय सीमा पर तनाव हो गया था, और वो तनाव अब तक चल रहा है। भारत चीन पर निर्भरता घटाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहा है, और लगातार चीनी प्रोडक्ट को बाइकआउट करने की बात हो रही है। लेकिन एक तरफ तो चीनी प्रोडक्ट को बाइकआउट करने की बात होती है, तो वहीं भारत पूरी तरीके से रॉ मटेरियल के लिए चीन पर डिपेंड भी है, तो इसलिए व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत बने हुए हैं। निष्कर्ष ये है कि भारत के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में चीन के प्रति विदेश नीति में समय समय पर परिस्थितियां बदली हैं, जहां कुछ प्रधानमंत्रियों ने चीन के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करी, तो लेकिन सीमा विवाद और भू राजनीतिक जो तनाव है वो सख्त होते रहे। तो वर्तमान में दोनों के देश के बीच में संबंध तो हैं, लेकिन इन संबंधों को हमें बहुत ही सतर्कता से निभाने की जरूरत है, क्योंकि चीन एक शैतान देश है और वो अपनी शैतानी कभी भी दिखा सकता है। हम एक और संबंध स्थापित करने की बात कर रहे हैं, तो वही वो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन वाले मुद्दे पर जो है तनाव पैदा कर रहा है, पाकिस्तान को समर्थन करके जो है वो तनाव पैदा कर रहा है। तो इस प्रकार से हमें चीन के साथ संबंधों की ज़रूरत भी है। अगर दोनों देश एक हो जाएं तो एशिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोकता इन्हें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं भाई। 9वां क्वेश्चन है भारत और रूस संबंध। तो भारत और रूस संबंध तो सभी कर ही देंगे आंसर, और क्वेश्चन खूब आता भी है, क्योंकि रूस जो है वो भारत का परंपरागत मित्र है। तो भारत और रूस के संबंध की बात करोगे तो ऐतिहासिक रूप से गहरे संबंध रहे हैं। दो विश्व युद्ध के बाद, यानी कि दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया आपको पता है दो भागों में बट गई थी। एक तरफ था अमेरिका जिसकी विचारधारा थी पूंजीवादी, दूसरी तरफ था सोवियत संघ जिसकी विचारधारा थी साम्यवादी। क्योंकि भारत रूस के साथ भी अपने संबंध बनाना चाहता था, अमेरिका के साथ भी संबंध बनाना चाहता था, इसलिए भारत किसी गुट में नहीं शामिल हुआ, बल्कि भारत ने अपना एक अलग गुट बनाया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया भारत ने कि हम ना तो इस गुट में शामिल होंगे ना इस गुट में। लेकिन भारत इनडायरेक्टली वे में कहीं ना कहीं रूस से ही संबंधित था, इसलिए भारत और रूस के जो संबंध है वो बहुत ही मजबूत हैं। चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे सैन्य क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में भारत और रूस के संबंध मजबूत हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ देखोगे तो शीत युद्ध के दौरान भारत और रूस के संबंध, यानी कि भारत और रूस के संबंधों की शुरुआत सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से होती है। हालांकि इससे पहले भी जब भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो भारत के कई सारे नेताओं ने रूस की यात्राएं कई बार की हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई बार रूस की यात्राएं करी हैं। तो जब शीत युद्ध चल रहा था 1950 से 1991 के बीच की हम बात करें, तो सोवियत संघ ने भारत के औद्योगिकरण में और रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगी, उन इंडस्ट्रीज़ को स्थापित करने में रूस ने हमारी मदद करी। इसके अलावा डिफेंस के एरिया में भी हमारी मदद करी है। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो भारत और सोवियत संघ के बीच में 20 सालों की मित्रता संधि हुई, जिसमें सीधा सीधा ये बात थी कि यदि भारत का युद्ध किसी से होता है तो रूस जो है वो हमारा प्रमुख साझेदार होगा। सोवियत संघ ने भारत को सैनिक उपकरण दिए हैं और तकनीकी सहायता भी दी है, और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को चलाने में भी मदद करी है। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ टूट गया,
उसके बाद भी भारत और रूस की मित्रता बनी रही। 1993 में दोनों देशों ने नई मित्रता संधि पर साइन किए। 2001 में दोनों देशों ने 80 बायलैटरल एग्रीमेंट पर साइन किए, 80 द्विपक्षीय समझौते पर साइन किए। दोनों देश रक्षा और सैन्य सहयोग में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, ये बात आप सभी जानते हो। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जैसे INS विक्रमादित्य, ये भारत का विमान वाहक पोत है जिसे रूस से खरीदा गया है। S-400 जो सिस्टम है ये अभी बहुत ज़्यादा फेमस रहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आप सभी को पता है कि रूस से ये खरीदा गया सिस्टम है, जिसमें ये वायु रक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम है कि अगर बाहर से कोई मिसाइल वगैरह आती हैं तो उसे हवा में ही मार गिराया जाए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपने खूब सुना होगा अभी, भारत और रूस के दोनों के प्रयासों से बनाया ये, इसे दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल माना जाता है। भारत के सैन्य उपकरणों का लगभग 60 से 70% हिस्सा अब भी जो है वो रशिया के ऊपर ही निर्भर है। दोनों देश मिलकर जो है वो एक्सरसाइज भी करते हैं और उस एक्सरसाइज का नाम है इंद्र। तो दोनों देश मिलकर सैनिक अभ्यास भी करते हैं, एक दूसरे की सेनाओं को साथ मिलकर जो है ये एक्सरसाइज की जाती है जिसका नाम है इंद्र। ऊर्जा के क्षेत्र में बात करोगे तो भारत में परमाणु ऊर्जा के सहयोग में रूस ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर आप कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में पढ़ोगे तो ये रूस के सहयोग से ही लगाया गया है। तेल और गैस की बात करोगे तो ऊर्जा के क्षेत्र में रूस भारत को बड़ी अहम भूमिका निभाता है। भारत और रूस के बीच में स्खालिन एक जैसे ऊर्जा परियोजनाओं पर सहयोग हुआ है। हाल ही के वर्षों में भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल भी खरीदा है जिसकी वजह से ऊर्जा संबंध और मजबूत हुए हैं। 2021-22 की अगर आप बात करोगे तो $13 बिलियन व्यापार था और ये बात की गई थी कि 2025 तक हम इसे $30 बिलियन तक पहुंचा देंगे। फार्मा और रक्षा के क्षेत्र में अगर आप बात करोगे तो इसमें भी उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। रुपया और रूबल के बीच में व्यापार बढ़ रहा है। दोनों देश के जो नेता हैं एक दूसरे को वैश्विक नीतियों में समर्थन भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। UNO में भारत की सीट के लिए लगातार जो है रूस समर्थन देता है और कश्मीर मुद्दे पर भी भारत का समर्थन देता है। अफगानिस्तान और ईरान की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में भी रूस हमारी मदद करता है। वर्तमान में भारत और रूस के संबंधों में कुछ चुनौतियाँ हैं। चुनौतियाँ ये हैं कि रूस के साथ नज़दीकी बढ़ रही है चीन की, और चीन की नज़दीकी अगर रूस के साथ बढ़ रही है तो ये भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं रूस को भारत से दूर करना चाहता है। इसके अलावा रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत पश्चिमी देशों के साथ बढ़ रहा है। भारत की नज़दीकियाँ अमेरिका के साथ जैसे जैसे बढ़ रही हैं वैसे वैसे रूस के साथ भारत की नज़दीकियाँ दूर हो रही हैं। इसके अलावा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है क्वेड, और ये ग्रुप जो है जिसमें अमेरिका भी है और भारत भी है, और जबकि अमेरिका जो है वो रशिया के अपोजिशन में रहता है हमेशा। तो इससे रूस को ना थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार भारत हमारे साथ है या अमेरिका के साथ है। तो ये कुछ चुनौतीपूर्ण मुद्दे हैं जो भारत और रूस के बीच में बने हुए हैं। तो भारत और रूस के संबंधों का अगर आप निष्कर्ष देखोगे तो वो ये है कि ऐतिहासिक मित्रता है, परंपरागत मित्र है हमारा, हर जगह पर साझेदारी रही है। रक्षा का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, हर जगह भारत और रूस के संबंध मजबूत रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी अलग हो रही हैं। रूस और चीन के जो संबंध हैं वो कहीं ना कहीं भारत और रूस के संबंध को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में भारत को अपनी कूटनीति पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि भारत और रूस के संबंधों में खटास ना आए बिल्कुल भी। अंतिम क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं। निर्जातीय और धार्मिक आंदोलन की भूमिका पर आपको लेख लिखना है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना आप, और अगर आप ये PDF परचेस करना चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं विभिन्न निर्जातीय और धार्मिक आंदोलनों की। तो देखो, निर्जातीय आंदोलन क्या होते हैं पहले हम ये समझ लेते हैं। एथनिक मूवमेंट बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो निर्जातीय आंदोलन एक ऐसे आंदोलन होते हैं जिसमें कोई एक विशेष जाति समूह अपने अधिकारों की बात कर रहा है। तो कोई विशेष जातीय समूह है जो अपने अधिकारों की बात, अपने पहचानों की बात, अपनी कल्चर की बात, अपनी सुरक्षा के लिए संगठित होकर संघर्ष कर रहा है। तो ऐसे संघर्षों को हम निर्जातीय संघर्ष कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे भाई निर्जातीय आंदोलन क्या होता है, तो आप बोलोगे निर्जातीय आंदोलन ऐसे सामाजिक आंदोलन होते हैं जिसमें कोई एक विशेष जातीय समूह होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जाति वाली नहीं है, कहीं आप सोच रहे हो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये एक पूरा का पूरा एक ग्रुप है। जैसे श्रीलंका में लिट्टे तमिलों ने संघर्ष किया, तो कोई एक विशेष जातीय समूह है, उसे लग रहा है कि यार हमें अपने अधिकार नहीं मिल रहे, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है, हमें नीचा दिखाया जा रहा है, तो वो सब मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। ये आंदोलन समानता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए किया जाता है, अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए किया जाता है और अपनी अर्थव्यवस्था के अवसरों की मांग के लिए किया जाता है। ये आंदोलन अक्सर किसी समूह के प्रति भेदभाव की वजह से उत्पन्न होते हैं।
इनका उद्देश्य होता है कि सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को बढ़ावा देना और राजनीतिक अधिकार इन्हें मिल जाए, बस यही चाहते हैं। जैसे श्रीलंका की बात करते हैं हम, श्रीलंका का एग्जाम्पल आता है इसलिए मैं श्रीलंका की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो श्रीलंका में क्या है, दो ग्रुप रहते हैं, एक सिंघली और एक तमिल। तो अगर हम सिंघलियों की बात करें तो ये मेजोरिटी में है, तमिलों की बात करें तो ये माइनॉरिटी में है। तमिलों का जो हिस्सा है लगभग 20% के आसपास है, सिंघलियों का हिस्सा 80% के आसपास है। ऐसे में जो श्रीलंका का संविधान बना वहाँ पर सिंघलियों को सबसे ज़्यादा अधिकार दिए गए और आज भी सिंघलियों की सबसे ज़्यादा वहाँ पर दावेदारी की जाती है, जबकि तमिलों के जो अधिकार हैं वो बहुत कम है। और ऐसे में तमिल जब अधिकारों की डिमांड करते हैं तो सिंघली सरकार द्वारा तमिलों को अधिकार नहीं दिए जाते हैं। ऐसे में तमिलों ने अपने एक ग्रुप बनाया, लिट्टे लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम, और इन्होंने लगातार वहाँ पर संघर्ष किया। हालांकि श्रीलंका की सेना से लिट्टे का डायरेक्ट संघर्ष हुआ और ये संघर्ष इतना खतरनाक रूप से हुआ कि भारतीय सेना भी यहाँ पर हस्तक्षेप करने गई। लेकिन मुद्दा ये बन गया कि भारत और श्रीलंका के संबंध इस वजह से खराब हो गए। हालांकि 2009 में श्रीलंका ने डिक्लेरेशन दे दिया कि हमने लिट्टे को ख़त्म कर दिया है। तो ये जो इस प्रकार के संघर्ष होते हैं, जो तमिल लोग थे ये अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ रहे थे। हालांकि इन्हें वो सम्मान नहीं मिला, इन्हें वो अधिकार नहीं मिला और तमिल क्षेत्र से बड़े पैमाने पर शरणार्थी भारत में आकर रह रहे हैं। तो इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं निर्जातीय पहचान के लिए होते हैं। भारत में नागालैंड में इस प्रकार का आंदोलन चलता रहता है। धार्मिक आंदोलन के बारे में आप जानते हो, धार्मिक आंदोलन एक विशेष धार्मिक समूह की आस्थाओं से जुड़े होते हैं, उनकी परंपराओं से जुड़े होते हैं, उनकी मान्यताओं से जुड़े होते हैं, उनके अधिकारों से जुड़े होते हैं। ये आंदोलन धर्म के प्रचार प्रसार से जुड़े होते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए होते हैं, धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का विरोध करने के लिए संगठित होते हैं। धार्मिक आंदोलन की बात करोगे तो धार्मिक पहचान के लिए होते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए होते हैं, धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए होते हैं। महत्व क्या है इनका, वही अपनी संस्कृति पहचान बनाए रखें। तो दोनों ही आंदोलन की बात यह है कि दोनों ही आंदोलन अपनी पहचान के लिए लड़ते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये क्वेश्चन खरीदोगे आप। ये आंदोलन अपने आप को राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए चलाए जाते हैं, असमानता के लिए संघर्ष करने के लिए चलाए जाते हैं, सामाजिक एकता और जागरूकता को बढ़ावा देने की बात की जाती है और बहुलवाद को बढ़ावा देने की बात की जाती है। उदाहरण नागा आंदोलन और श्रीलंका का तमिलम संघर्ष। भारत में आर्य समाज और ब्रह्म समाज जो आंदोलन थे ये धार्मिक आंदोलन थे। यूरोप में प्रोटेस्टेंट जो आंदोलन है ये एक धार्मिक आंदोलन है। तो इस प्रकार से विभिन्न समूह अपने अपने अधिकारों के लिए, अपने अपने पहचान बढ़ाने के लिए और राजनीति में समानता के लिए इस प्रकार के आंदोलन करते हैं। और ये आंदोलन न सिर्फ समाज को बल्कि अर्थव्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को और सुरक्षा को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि जिन देशों में आंदोलन होते हैं वहाँ पर सामाजिक अशांति हो जाती है और ऐसे में आर्थिक रूप से व्यवस्था भी पूरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको सहयोग जरूर मिले और लगभग सभी क्वेश्चन यहाँ से आपके आ जाएं। तो गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू गाइज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड में। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।